हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर थर्ड के, जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी कथा साहित्य, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। और ये क्लासेस हमारी थर्ड होने जा रही है। इससे पहले की बाकी की दो क्लासेस आप सबने नहीं देखी, देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाकी की क्लासेस का। ठीक है, देखिए, एक पीडीएफ को तैयार किया गया है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 23 क्वेश्चन है, जो कि आपके ऑल यूनिट और ऑल चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। और इसी में से आपके पेपर में पता है आपको 6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें ऑप्शन वाले होते हैं, 12 क्वेश्चन बनते हैं। तो यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। आपको सिर्फ 50 रुपये में इस पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन आपको कराया था, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट करा चुके हैं, इससे पहले क्लासेस सेकंड में। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा आप। इस वीडियो को अकॉर्डिंग जो हम आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो आपको हम बताते हैं। जैसे कि आपको देखिए, इसमें हम दो क्वेश्चन का आंसर एक साथ कराएंगे। देखिए क्वेश्चन सेकंड है, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को चरणबद्ध कीजिए। और इसी का जो उधर जाके और इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, ये रहा, सॉरी, ये देखिए। हिंदी कहानी आंदोलन के स्वरूप को क्रमवार तथा सक्रिय हिंदी कहानी आंदोलन की विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो इसमें जो आपको हिंदी कहानी आंदोलन के स्वरूप बताना है प्लस जो हिंदी कहानी आंदोलन की विशेषता बतानी है। तो ये क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कंप्लीट करा देंगे गाइस। और इससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो ये 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पेपर में एक क्वेश्चन आपको हिंदी कहानी के अकॉर्डिंग देखने को जरूर मिलेगा। जो इस क्वेश्चन में जो सेकंड है, देखिए इसका क्वेश्चन क्या था, हिंदी कहानी के उद्भव विकास को चरणबद्ध कीजिए। मतलब आपको इसमें बताना है कि जो हिंदी कहानी है उसका उद्भव विकास कैसे हुआ, इसके अकॉर्डिंग आपको इसमें पॉइंट लिखने होंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि जो हिंदी कहानी का उद्भव मतलब इसका कैसे हुआ, तो फिर इसके बाद इसके विकास के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ इसके पॉइंट है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका, कहानी शब्द हमारे लिए अपरिचित शब्द नहीं है, क्योंकि बचपन से में हम जिसे कथा कहते हैं कहानी उसी कथा का साहित्य रूप है। तो आप सभी को पता है कि कहानी से आप अपरिचित नहीं है, सभी को कहानी के बारे में अच्छी तरह से पता है, क्योंकि आप बचपन में कहते हैं कथा सुनाओ, तो उसी को जो साहित्य के रूप में कहानी कहा जाता है। ठीक है, इस कहानी को हमने कभी दादी नानी के मुंह से लोक कथा के रूप में सुना, तो कभी पंडित जी के मुंह से धार्मिक कथा के रूप में। ये सभी राजा रानी की कहानी, पशु पक्षी की कहानियां, देवताओं और राक्षसों की कहानी, चमत्कार और जादू टोने की कहानी, भूत प्रेत की कहानी, मूर्ख और बुद्धिमानों की कहानी, वातावरण की कहानी, कर पुराण स्वरूप थी जिन्हें लोग बड़े चाव से सुनते और सुनाते थे। तो देखो, जैसे कि यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि जैसे आपके दादा नानी होते हैं, दादी नानी होती है, आपने उनसे बहुत सारे कहानियां सुनी होगी, पशु पक्षी के अकॉर्डिंग, राजा महाराजा, जादू टोना, इस टाइप्स की जो अनेकों कहानियां होती है, बचपन में बहुत ही चाव से सुनते थे, प्लस अपने जो आप भी उसे सुनाना पसंद करते थे, प्लस और लोगों से सुनते थे। तो यही कहानी है। ठीक है, इसके आगे देखिए, इसके अतिरिक्त पुराण, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, बेताल, पंचवशीय कथाएं आदि कई प्रचलित ग्रंथ इन कहानियों का आदि स्रोत है। तो आपको पता है, जैसे कि यहाँ पर बताया कि जो रामायण होती है, महाभारत होती है, इन सब के अकॉर्डिंग आपके बहुत सारे जो प्राचीन के अकॉर्डिंग जो ग्रंथ होते हैं उनकी कहानियों के द्वारा स्रोत होते हैं। ठीक है, इन कहानियों को पढ़ने सुनने से जहाँ जन सामान्य से लेकर विद्वानों का मनोरंजन होता है, वहीं इन माध्यम से अनेक शिक्षा तथा उद्देश्य प्राप्त होते हैं। देखो, ये भी बताया जा रहा है कि जो इसको आप गीता पढ़ते, रामायण पढ़ते, पुराण पढ़ते हैं, इनको जितना ही आप पढ़ते हैं उसको आपके लिए एंटरटेनमेंट होता है, उसके साथ साथ जो आपको बुद्धि के अकॉर्डिंग शिक्षा भी प्राप्त होती है और आपके उद्देश्य की पूर्ति भी इसके द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इन कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इन्हें एक ही साथ कई घंटों और दिनों तक सुनाया जा सकता है। देखिए, एक ही साथ आप कई घंटे, 1 घंटे 2 घंटे भी सुना सकते हैं, या कई दिनों तक भी इसे सुनाया जा सकता है। जब आपका मन करे आप कोई सी भी कहानी सुना सकते हैं। ठीक है, जिन्हें बार बार सुनने पर निरसत्य की अपेक्षा और अधिक
सरलता प्राप्त होती है, मतलब बार बार सुनेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये सभी कहानियां हमें परंपरा से प्राप्त हुई है। इसमें अति संख्या कहानी कल्पना पर आधारित होती है, और ये सब कहाँ से हमें जो परंपरा होती है कहानियों से प्राप्त होती है। और इसमें जो कहानियां होती है ना, मतलब अति संख्या कहानियां होती है कल्पना के अकॉर्डिंग, मतलब कि आपकी जो दादी नानी होती है ना, कल्पना करके बच्चों के लिए सुनाती है कि इंटरटेनमेंट हो, ठीक है। लेकिन कहीं-कहीं इन कहानियों में ऐतिहासिक तथ्यों को भी उजागर किया जाता है। ये कहानियाँ वर्तमान कहानी का प्राचीन स्वरूप है। और देखो कहीं-कहीं ऐसा भी होता है कि जो ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं उसको अकॉर्डिंग भी उसमें दिखाया जाता है कहानी में। और जो ये कहानियाँ होती हैं ना, जो वर्तमान में प्राचीन स्वरूप होता है ना अभी के समय, उसके लिए भी रूप के अकॉर्डिंग देखा जाता है। प्राचीन कहानियाँ घटना प्रधान होती है, जिस घटना के माध्यम से लेखक या वक्ता अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। इसके लिए वो कहानी की घटनाओं को मनोइच्छित रूप देते हैं। कहानी की रचना के लिए वे काल्पनिक देवियों और चमत्कारी घटनाओं का आविष्कार करते थे। तो जो कि आपको पता है कि जो लेखक लोग होते हैं, किसी भी घटना के अकॉर्डिंग कोई भी कहानी रचते हैं, वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, लेकिन कुछ ऐसे उसमें पॉइंट अपना कल्पना के अकॉर्डिंग भी वहाँ पर देते थे, जैसे देवी-देवता के कुछ चमत्कार हो गए, कुछ आविष्कार हो गए, इस टाइप से, ठीक है। लेकिन वर्तमान की कहानियाँ पुरातन कहानी की एकदम भिन्न है। जो अभी के टाइम की जो कहानी होती है ना, जो पुराने ज़माने में होती है, उन कहानियों से बहुत ज़्यादा ही भिन्न है, क्योंकि आज का कहानीकार कहानी की घटना को मानव के यथार्थ जीवन से जोड़ता है। और जो आज का कहानीकार होता है अभी के समय का, तो वो मानव के जीवन में जो भी घटनाएँ जुड़ रही है ना, हो रही है ना, उसके अकॉर्डिंग कोई कहानी बताता है, ठीक है। कहानी लिखते समय कहानीकार यह ध्यान रखता है कि जिस कहानी की वह रचना कर रहा है वह अस्वाभाविक ना लगे, मतलब कि देखो कहानी कोई लिख रहा है तो ये भी बात ध्यान में रखता है कि जो कहानी हम लिख रहे हैं ना, वो अस्वाभाविक ना लगे, मतलब वो सबको अच्छी लगे, ठीक है, स्वाभाविक लगे, ठीक है। ये इसके आगे देखिए 5 पॉइंट है इसका। जिस चरित्र को वह प्रस्तुत कर रहा है वह समाज के अंदर क्रियाशील मानव की भांति ही प्रतीक हो। वह उसके द्वारा ऐसे कार्य नहीं कर सकता जो मनुष्य के लिए असंभव हो। मतलब कि ये भी बताया जा रहा है कि जो कहानी के अंदर जो चरित्र वो प्रस्तुत करना चाह रहा है लेखक, उसमें ऐसे ही होना चाहिए कि जिसके द्वारा वो कहानी द्वारा किया जा रहा है वो कर सके और मनुष्य के लिए संभव हो, असंभव ना हो कोई भी कार्य। पुरातत्व कहानियों के चरित्र ऐसे होते हैं जो असंभव कार्य को कर देते हैं। और वो जो पुराने ज़माने के कार्य जो कहानी होती है उसमें ये ऐसे भी दिखाई जाती है कि जो काम किसी के बस की नहीं या असंभव हो उस कार्य को भी वो कर दिखाते हैं उसमें। लेकिन वर्तमान की कहानियों के पात्र अपने समय और परिस्थितियों के अनुकूलन क्रियाशील होते हैं। लेकिन जो अभी की कहानियाँ होती हैं ना उसमें जो परिस्थितियाँ होती है उसको अकॉर्डिंग ही उसे देख के बनाते हैं और उसमें जो सत्य का भाव होता है, ठीक है? आज समाज में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं जिसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ रहा है, इसलिए इसी साहित्य के गद्य रूप कहानी में भी काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। तो आपको पता है कि समाज में परिवर्तन हो रहे हैं जिसका प्रभाव सीधे साहित्य पर पड़ेगा, जो साहित्य में चेंजिंग आएगी तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव कहानी में भी देखा जाएगा। वर्तमान की हिंदी कहानी का उद्भव 18वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के मध्य में हुआ, तो मतलब जो वर्तमान समय जैसे अभी का समय, तो उसमें आप ये कह सकते हैं जो कहानी का उद्भव कब हुआ है, तो जो 18वीं से 19वीं सदी के अकॉर्डिंग माना जाता है, ठीक है। कुछ विद्वान हिंदी कहानी के प्रारंभ से अंत सूत भारत की प्राचीन कथा परंपरा से जोड़ते हैं, तो कुछ कहानी विद्या को साहित्य की देन मानते हैं। तो देखो कुछ जो वर्तमान के अकॉर्डिंग देखा जाए जो तो भारत की जो प्राचीन कथा होती है उसको परंपरा के अकॉर्डिंग जो होते हैं, तो कुछ ये कहते हैं कि ये जो साहित्य की देन है, मतलब जो ये कहानी है, ठीक है। इसके आगे देखिए कुछ साहित्य धार्मिक हिंदी कहानी का उद्भव स्रोत कथा साहित्य सरित सागर पंचतंत्र कथाएं, तो मतलब कि जो कहानी होती है कुछ धर्म के अकॉर्डिंग होती है, आपके जो पूजा पाठ के अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग भी जोड़ा जाता है, ठीक है। कथाओं से जोड़ते हैं तो कुछ विद्वान स्वामी गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता को हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह मानते हैं, लेकिन ये कहानियाँ नहीं जीवनी मात्र है। तो मतलब कि कुछ ये कहते हैं इन सबको कहानी मानते हैं, लेकिन कहानी नहीं है, जो जीवन के अकॉर्डिंग आपकी चलती है जीवनी मात्र कहा जाता है। तो ये गाइस आप कह सकते हैं कहानी का उद्भव कैसा, मतलब इसमें आपको यही बताना है कि जो प्राचीन काल से लेके जो वर्तमान काल तक जो कहानी कैसे विस्तार हो रही है, कैसे फैल रहा है। तो ये देखिए अब इसके बाद जो कहानी का विकास कि विकास कैसे हो रहा है देखिए। जैसे कि विद्वान स्वीकार करते हैं कि खरी भोली हिंदी में कहानी का आरंभ उस समय हुआ जब अंग्रेजी के प्रभाव के गद्य लिखा गया। तो जैसे कि आपको यहाँ देखिए जो विद्वान लोग हैं ये ये मानते हैं कि जो खरी बोली है ना उसके अकॉर्डिंग ही जो कहानी का आरंभ उस समय में हो गया था जब अंग्रेजी के जो गद्य के रूप में उसे लिखा जाने लगा, स्टार्टिंग होने लगी।
अंग्रेजी ने हिंदी गद्य के विकास के लिए जिन लेखकों को तैयार किया उनकी आरंभिक रचना एक तरह की कहानी थी। ये भी बताया जा रहा है कि जो अंग्रेजी के अकॉर्डिंग जो भी गद्य तैयार किए गए थे हिंदी रचना के लिए, वो किसके द्वारा की गई थी? जो कि एक कहानी द्वारा ही रचनाओं की गई थी। इन गद्य लेखकों ने ईशा अल्लाह खां एक ऐसे गद्यकार थे जिन्हें रानी केतली कहानी जैसे कहानी का सृजन किया, लेकिन वर्तमान के समालोचक इसे आधुनिक हिंदी कहानी के स्वरूप और कथ्य से भिन्न मानते थे। तो देखो, इनके द्वारा एक कहानी लिखी गई थी जिनको ये समझा था कि ये वर्तमान के अकॉर्डिंग है, लेकिन जो कि कुछ और लोग होते हैं इसको हिंदी कहानी के स्वरूप से बिल्कुल अलग भिन्न मानते थे। वर्तमान में कहानी के लिए जिन तत्वों को निर्धारित किया गया है, रानी केतली की कहानी में भी ये सभी तत्व नहीं मिलते। तो जो वर्तमान के समय में जो कहानी निर्धारित की गई है, उनके कहानी के अकॉर्डिंग ये जो तत्व होते हैं ना इनकी कहानी में, वो मौजूद नहीं है, नहीं मिलते हैं। वर्तमान की कहानी लेखक की प्रेरणा पूर्व में अंग्रेजी और बंगाल में रची गई और हिंदी में अनुवादित कहानियों से मिली। तो जो वर्तमान के समय में जो कहानी की जो प्रेरणा स्रोत होते हैं, तो जो बंगाल में रची गई है अंग्रेजी और प्लस जो हिंदी में रची गई है उस कहानियों से मिलती है। क्योंकि 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच आदि भाषाओं में कहानी का अच्छा विकास हो चुका था। और 19वीं शताब्दी में जब था ना कि जो रूस और फ्रेंच जो शहर है और राज्य है, तो उसके अकॉर्डिंग जो कहानी का अच्छा खासा विकास उस समय में हो चुका था, कहानी फैल चुकी थी। ठीक है? इसके आगे देखते हैं। तो देखिएगा इस जो ये कि आपको पता है कि कहानी को हिंदी की प्रथा कहानी ना मानने के पीछे उसमें कहानी तत्वों का अभाव है। तो ये देखो, इनके द्वारा जो रानी केतली कहानी को नहीं मानने का, क्योंकि उनके तत्व होते हैं ना, उनके अभाव होते हैं कहानी में, इसलिए नहीं मानते। इसके पश्चात भरत तेंदु की एक अद्भुत अपूर्ण स्वप्न तथा राधाचरण गोस्वामी की यमलोक की यात्रा प्रकाश में आई, लेकिन विद्वानों ने इसमें भी कहानी कला के तत्वों के अभाव के दर्शन किए। तो देखो, ये जो इनके अकॉर्डिंग ये जो यात्रा इनके सामने आई थी, लेकिन इनको भी विद्वानों ने मानने से इनकार कर दिया कि जो इसमें कहानी के तत्व का अभाव है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कमी है। वैसे हिंदी कहानी का प्रारंभ सन 1900 में प्रकाशित होने वाली उस सांस्कृतिक पत्रिका से हुआ जिससे पंडित किशोरी लाल गोस्वामी ने इंदुमती 1900 को प्रकाशन हुआ था। तो देखो, इनका ये भी बताया जा रहा है कि जो कहानी की शुरुआत है प्रारंभ में कब बताया जा रहा है, 1900 में इसको बताया गया था, जो कि एक सरस्वती जो पत्रिका कह सकते हैं या बुक कह सकते हैं, उसके द्वारा वो किया गया था इनके द्वारा, लेकिन जो प्रकाश में आया था। ठीक है? हिंदी कहानी के इस विकास पर गहरी दृष्टि डालने के लिए हमें हिंदी कहानी के महान कहानीकार प्रेमचंद को केंद्र में रखकर चर्चा करनी होगी। तो देखो, जो भी आपको इसको अकॉर्डिंग और भी कुछ बातें जानने के लिए आपको प्रेमचंद का जो कहानी होती है ना उसको अकॉर्डिंग आप रख के बात कर सकते हैं और जान सकते हैं कुछ पॉइंट। तो ठीक है गाइस, तो इतने पॉइंट जो हमने आपको बताया तो ये आप लिख सकते हैं। अगर पेपर में आ गया हिंदी कहानी के उद्भव विकास के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी हम आपको इसी वीडियो में कराएंगे, क्योंकि पता ही है कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा और आपके पास टाइम कम है कि तो वीडियो में 2 क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो सकता है। ठीक है? और बाकी के क्वेश्चन के लिए अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ पीडीएफ को देखेंगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखिए, हिंदी कहानी आंदोलन के स्वरूप को क्रमवार तथा सक्रिय कहानी आंदोलन की विशेषता उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, जो प्रमुख, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो कहानी आंदोलन है हिंदी देखिए, तो सबसे पहले देखिए जो 1921 में जो आपको किशोरी लाल गोस्वामी से जन्म लेने वाली हिंदी कहानी आज़ादी मिलने के उपरांत निम्नलिखित कहानी आंदोलन की ओर बढ़ी। तो जो कि इनके द्वारा एक कहानी लिखी गई है, जो कि आपको पता है, जो कि इसके जन्म के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं हिंदी कहानी की जो आज़ादी मिलने के बाद जो इसके अकॉर्डिंग ये 7 पॉइंट है, जो कि इसके अकॉर्डिंग आप आंसर इसका लिखेंगे। तो ये इसके कहानी के देखिए, आपको इसमें से हमने कुछ पॉइंट की यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, जो ये इस टाइप से देखिए, कहानी के इन आंदोलन पर संक्षिप्त प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे जो इस प्रकार है। ठीक है? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है नई कहानी। तो देखिए, नई कहानी उन कहानियों को कहेंगे जो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लिखी गई। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्त हो गया था, आपको पता ही है, उसके बाद जो कहानी लिखी गई थी उसे नई कहानी के अकॉर्डिंग हम नाम दे सकते हैं, जिसमें परंपरागत रूप से चली आ रही कहानी के ढांचे को नवीन मूल्य, नए भावबोधों और नए शिल्प विद्वान का आश्वासन किया गया। मतलब नए नए तरीके के जो भी भाव मूल्य होते हैं उसको अकॉर्डिंग उसे हम देख सकते हैं। इस तरह से नई कहानी नए युद्धबोध, अहम
भावबोध की कहानी है, ठीक है। तो इस तरह से इस कहानी को हम कह सकते हैं। 1956 से 57 ईस्वी तक नई कविता की तरह नई कहानी का भी नामकरण किया गया। तो इस सन में पता है जैसे कि नई कविता का नामकरण करते हैं, उसी टाइप से हम कहानियों का भी नामकरण कर सकते हैं। जैसे कि कुछ नाम लिखे गए हैं, जैसे देखिए राजेंद्र यादव, मोहन राकेश व कमलेश्वर नई कहानी के प्रमुख, मतलब इनके द्वारा ये नई कहानियों का जो न्यायिक है, आपको इनके द्वारा उसकी उत्पत्ति की गई थी। इसके बाद देखिए नई कहानी में यथावाद पुरानी पीढ़ी से प्रतीक आज्ञा का भाव, प्रेम और यौन संबंधों की पुरजोर वकालत या अभिव्यक्ति की गई। इसमें दर्शन का भाव जैसे व्यक्ति की पीड़ा, उब्र घुटन, आजीवन एकीकरण इत्यादि की अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है। तो देखो जैसे कि आपको नई कहानी में बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति को जो भी पीड़ा होती है, घुटन होती है, उसके द्वारा भी उस अभिव्यक्ति को दिखाया जाता है, उसमें लिखा जाता है। तो इसका सेकंड पॉइंट है आ कहानी। तो देखिए क्या लिखना है इसमें, देखा जाए तो नई कहानी आंदोलन में स्वयं प्रमुख आ कहानी आंदोलन 1960 है। तो इसमें पता है 1960 में इसकी स्थापना की गई थी, ये आया था कहानी। आ कहानी आंदोलन फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी मूवमेंट के प्रतिक्रिया स्वरूप आने वाला आंदोलन है। तो इसके द्वारा इस आंदोलन को आया था, ठीक है, जिस पर जयपाल शास्त्री जैसे लेखक के चिंतन का प्रभाव है। और ये जो लेखक है इनका चिंतन इस पर किया गया था। बोध और काम का दर्शन भी इस आंदोलन का सक्रिय रूप से दिखाई देता है, और इसके द्वारा भी इसको दिखाई देता है। तो इसके काम के अकॉर्डिंग, बोध के अकॉर्डिंग। तो ये सेकंड पॉइंट यहाँ खत्म हो रहा है। इसका थर्ड पॉइंट हम आपको दिखाते हैं। तो इसका जो थर्ड पॉइंट है देखिए समांतर कहानी। हिंदी साहित्य में ये कहानी आंदोलन कमेश्वर द्वारा 1972 के आसपास छा गया। तो इस कहानी को कब छाया था, जैसे प्रकाशन में आया था 1972 में। इस दौर में वे सारिका पत्रिका के संपादक थे, जिसके माध्यम से उन्होंने इस आंदोलन को व्यापक बनाने का प्रयास किया। सारिका पत्रिका के माध्यम से कमलेश्वर ने नए समांतर कहानी पर चर्चाएं आयोजित की। तो देखो इनके जो पत्र के अकॉर्डिंग, जैसे आप कह सकते हैं न्यूज़पेपर या मीडिया में थे, तो इनके द्वारा ये इनकी चर्चा में आ चुके थे इस कहानी के अकॉर्डिंग। समांतर कहानी आंदोलन ने कहानी में आम आदमी को स्थापित करने का प्रयास किया। समांतर कहानी में प्रतिबद्धता से मुक्ति होकर जनता और जनजीवन से जुड़ने की आकांक्षा थी, परंतु ये एक प्रकार का अमूर्त काम करता था जो नई कहानी से अलग ना था। तो देखो इनकी जो कि जनता के अकॉर्डिंग, जो जनजीवन के अकॉर्डिंग वो जुड़ने की आकांक्षाएं रखते थे, लेकिन ये जो काम है ना अलग तरीके से करता है, जो कि एक नई कहानी है उसको अकॉर्डिंग बिल्कुल भी अलग था। इस क्रांति के नाम पर क्रांति के पीठ में छुरा भोंकने बताया था। तो जैसे कि आप कह सकते हैं इस क्रांति को अकॉर्डिंग आपकी मतलब पीठ में छुरा घोंपना होता है, उसी तरफ से आपको देखने को बताया गया था। इस आंदोलन से जुड़े विभिन्न कहानीकारों ने विभिन्न तरह से संदों में आम आदमी के संघर्षों को अपनी कहानियों में स्थान दिया। तो जो भी इस आंदोलन हुआ इसमें जो भी कहानियाँ थी उसको जो कहानीकार होते हैं अपने कहानी में उन्होंने उस बारे में लिखा। ये कहानी भी ज़्यादा सफल नहीं रह सका। तो ये जो कहानी लिखी गई थी ज़्यादा सफल नहीं हुआ था। कमलेश्वर ने उन्हें जुड़े रचनाकारों तक ही सीमित रखा। जो जो उसमें रचनाकार थे वहाँ तक ही सीमित था। जैसे कि आपको यहाँ देख सकते हैं कि इनके कुछ नाम लिखे हैं, शेरार यात्री मधुकार सिंह, इनके द्वारा स्वदेश दीपक, मधुकार सिंह, सुद्धा अरोड़ा आदि कहानीकार इस आंदोलन से जुड़े थे। और ये सभी जो लेखक होते हैं ये कहानी से जुड़े थे। इसके बाद पॉइंट 4 है। तो देखिए सहज कहानी। इस कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता अमृत राय थे। इस कहानी आंदोलन का उद्देश्य कहानीपन को खोजकर सहज रूप से जीवन की अभिव्यक्ति एवं उसके द्वारा जीवन की कटु सच्चाइयों भ्रष्ट व्यवस्था को उजागर करना था। संगठन तथा प्रचार के अभाव में सहज कहानी आंदोलन जल्द ही खत्म हो गया। तो देखो जो इस कहानी के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है आंदोलन के अकॉर्डिंग कि जो भी बुराइयां हो रही है समाज में उसको अकॉर्डिंग आपको लड़ाई करना था, प्लस उसको सामने लाना था, उसको जड़ से खत्म होना था। लेकिन ये जो किया गया ना, तो ये जो आंदोलन ही खत्म हो गया था एंड में, और जो इसका उद्देश्य भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखिए आपके पेपर में आ सकता है कि जो कहानी आंदोलन की विशेषता क्या थी उसको अकॉर्डिंग, तो ये आप पॉइंट लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, सक्रिय कहानी आंदोलन में सक्रिय कहानी की चितात्मक ऊर्जा और जीवंत का प्रतीक थी। सक्रिय कहानी आम आदमी के अंदर मन चलित विद्रोह चेतना जगत करने वाली कहानी, मतलब कि जो भी आम आदमी है उसको अकॉर्डिंग जो भी उनके साथ विद्रोह के अकॉर्डिंग उनके लिए जो प्रेरणा का स्रोत के रूप में ये कार्य करती थी, ठीक है।
इसके बाद देखिए सेकंड है, सक्रिय कहानी की जो मूल संवेदना है वर्तमान आर्थिक सामाजिक शोषण का विरोध है। मतलब कि जो भी आपके समय वर्तमान में सामाजिक आर्थिक शोषण होता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका विरोध कर सकते हैं। सक्रिय कहानी के पात्र आम शोषित जन है। देखा जाए तो इस कहानी सक्रिय कहानी के पात्र जन संपन्न मूल्यों के साथ पक्ष में, मतलब कि जिसके साथ जो शोषण किया जाता है जनता के साथ, आम आदमी के साथ, वो सब इनके में पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि इनको आज़ादी मिले। सक्रिय कहानी में न केवल शोषण का चित्रण हुआ है बल्कि शोषण की वजहों के साथ साथ उनकी आलोचनाओं भी इस कहानीकार ने की है। मतलब कि जैसे कि आपको पता है कि जो कहानी में लोगों का शोषण तो हुआ ही है, प्लस उनकी जो कहानीकार की जो आलोचनाएं भी की गई है उनके शोषण के साथ साथ। सक्रिय कहानी की भाषा में विद्रोहात्मक तेवर दिखाई देता है। सक्रिय कहानी आंदोलन को मात्र नारा और अपने आप को स्थापित करने का मंच मानकर एक साहित्य को विचारों को मानते हुए लोगों ने इसे नहीं स्वीकार किया। इसका भी यह परिणाम निकला जो सहज कहानी आंदोलन का हुआ। तो देखो इसका भी यही परिणाम निकला जैसा कि जो ऊपर अभी हमने बताया उस आंदोलन का हुआ था, क्योंकि इनको मानने से लोगों ने इनकार कर दिया था। इसके बाद इसका जो 7 पॉइंट देखिए, जनबाती कहानी 7वें दशक के आखिरी सालों में नस्ल बंदी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिससे प्रभावित होकर हिंदी साहित्य में जनबंदी कहानी आंदोलन का मूल सूत्रपात हुआ। तो देखो जो इसमें आपको जनबंदी आंदोलन कहानी कह सकते हैं, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 7वें दशक में हुई थी, और जो आखिरी में इसको आंदोलन की शुरुआत भी की गई थी, और इनको साहित्य हिंदी में अकॉर्डिंग देखा गया। तो गाइस देख सकते हैं फाइनली ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो को अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चन विद आंसर कराए। नेक्स्ट वीडियो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका आंसर हमने पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं क्लासेस फर्स्ट को अकॉर्डिंग। अब आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको अकॉर्डिंग कंप्लीट करा देंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को इस वीडियो को परचेस करना है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। थैंक यू।